अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्शन ऑफ हार्मोन्स के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर हार्मोन्स। नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड अदर फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हार्मोन्स। ऐसी कुदरती ऑर्गेनिक चीज़ें जो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और जानदार के दीगर फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं हार्मोन्स कहलाती हैं। यूजली दे आर सिंपली बायोकेमिकल मैसेंजर्स। ये काम के लिहाज से बायोकेमिकल मैसेंजर होते हैं, ये पोस्टमैन का काम करते हैं। इंफॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, वन आर्गन से अदर आर्गन तक पहुंचाने की अहलियत रखते हैं। दे कैन बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल कंपोजिशन। इन्हें केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पे क्लासीफाई कर सकते हैं। और ऑर्गन्स वेयर दे वर्क, जिन आर्गन में काम करते हैं आर्गन के लिहाज से इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाए जाने वाले हार्मोन्स को हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन कहते हैं। ये ऑर्गन के नाम से क्लासिफिकेशन की गई है। एंड इफ दे इधर एक्ट ऑन द सेम सेल प्रोड्यूसिंग दैम आर कॉल्ड ऑटोक्राइन और पैराक्राइन। अगर ये एक ही सेल पर काम करते हैं और उसी सेल से ही प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स करते हैं या दीगर सब्सटेंसेस पैदा करवाते हैं तो इन्हें ऑटोक्राइन या पैराक्राइन भी कहा जाता है। लेट्स से जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन एक्शन के आम असूल क्या हैं? बुनियादी तौर पर चार आम असूल हैं। सबसे पहला है ट्रॉफिक हार्मोन, अ हार्मोन दैट हैज़ इट्स प्राइमरी फंक्शन दैट रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेक्रेशन बाय अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड। एक ऐसा हार्मोन जो बुनियादी तौर पर किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को रेगुलेट करवाता है, दूसरे किसी किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड की रेगुलेशन या हार्मोनल सेक्रेशन को बाकायदा करता है, उसे हम ट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं। मिसाल के तौर पर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एंटीडायूरेटिक हार्म, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से जितने हार्मोन्स पैदा होते हैं यूजली वो ट्रॉफिक हार्मोन्स होते हैं, जिनमें से TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये ट्रॉफिक हार्मोन होता है। से दैट सेकंड कैटेगरी इज synergism when different hormones work together and have a greater effect than individual hormonal action। तो जब मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स मिलकर एक काम करते हैं और जब मुख्तलिफ हार्मोन मिलकर एक काम कर रहे होते हैं तो उन तमाम हार्मोन्स का किसी इंडिविजुअल या अकेले हार्मोन से काम बेहतर होता है और डिफरेंट किस्म का होता है। तो इस मैकेनिज्म को हम साइनर्जिज्म कहते हैं। देन देयर इज permissiveness. A small amount of one hormone allows a second hormone to have its full effect on a target cell। तो ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एक हार्मोन की थोड़ी सी मिकदार दूसरे हार्मोन को टारगेट सेल पर ज़्यादा काम करने के लिए उकसाती है। दैट इज़ फर्स्ट हार्मोन परमिट्स द फुल एक्शन ऑफ द सेकेंड हार्मोन। इसमें पहला हार्मोन दूसरे हार्मोन को मुकम्मल तौर पर काम करने की इजाज़त देता है, यानी पहले हार्मोन के पास ऑर्डर होता है कि वो दूसरा हार्मोन मुकम्मल तौर पे अपनी जिम्मेदारियां ले अपनी जिम्मेदारियों का इख्तियार इस्तेमाल करें। फोर्थ इज एंटागोनिज्म। वन हार्मोन प्रोड्यूसेस द अपोजिट इफेक्ट ऑफ द अदर। इसमें एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के मुखालिफ काम करता है। The process involve in both negative and feedback mechanisms। ये मैकेनिज्म ज़्यादातर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की सेंस में आ सकता है। फॉर एग्जांपल इफ A is greater than B, B is greater than C, C is greater than D, increase in D causes inhibition of A। चौथा जो कि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन में D हार्मोन है, अगर वो मज़ीद बढ़ता है तो A को रोक दिया जाएगा। So here is inhibition of the A and it is negative feedback mechanism। If D is decreases, अगर D decrease करता है then A production is triggered, तो A हार्मोन की मिकदार में
मज़ीद इजाफा होगा, एंड देन इट्स अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. Let's say other general characters of hormones. First is not secreted at a uniform rate. कोई भी हार्मोन थ्रू आउट लाइफ कॉन्स्टेंट रेट के साथ, यूनिफॉर्म रेट के साथ पैदा नहीं होता रहता, वेरिएबल कंसनट्रेशंस होती हैं. एक्सर्ट देयर इफेक्ट्स इन बायोकैटालिटिक अमाउंट्स. जब भी इन्होंने काम करना होता है तो बायोकैटालिटिक की शक्ल में ये अपना काम करते हैं. टर्न ओवर इज वेरीड एंड यूजली रैपिड. इनके काम करने का जो अंदाज़ है वो मुख्तलिफ होता है और बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा भी होता है. एग्जर्ट मल्टीपल एक्शंस. कोई एक काम नहीं, बहुत सारे काम करने की अहलियत रखते हैं. एग्जिबिट हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी. तो ये अपने काम के लिहाज से ख़ास होते हैं. जिस हार्मोन का जौन सा काम है वो वही करेगा, कोई दूसरा काम करने की अहलियत नहीं रखता. डिफरेंट टिश्यूज में रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू अ गिवन हार्मोन. एक ही ख़ास किस्म के हार्मोन के अगेंस्ट मुख्तलिफ टिश्यूज़ का मुख्तलिफ रेस्पॉन्स होता है. डिफरेंट टिश्यूज़ का एक ख़ास हार्मोन के अगेंस्ट सिमिलर रेस्पॉन्स या मिलता जुलता रेस्पॉन्स नहीं होता, डिफरेंट रेस्पॉन्स होता है. अब यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के हवाला से बात की गई है. द हार्मोन्स फॉल इनटू टू मेजर जनरल क्लासेस बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. फर्स्ट इज हाइड्रोफिलिक हार्मोन, सेकंड इज lipophilic hormones. About first one, hydrophilic hormones. The water soluble hormones are called hydrophilic hormones. जो हार्मोन पानी में हलशुदा होते हैं हाइड्रोफिलिक हार्मोन कहलाते हैं. दे आर ट्रांसपोर्टेड सिंपली डिजॉल्व इन ब्लड. ये वेरी सिंपल, ब्लड में डिजॉल्व होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह या थ्रू आउट द बॉडी डिजॉल्व होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैटकोलामाइंस लाइक एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स. ये सारे के सारे हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन हैं. सेकेंड मेजर कैटेगरी है लिपोफिलिक हार्मोन. दे आर पुअरली सॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में बहुत कम हल होते हैं. सो दे कॉन्ट बी डिजॉल्व इन वाटरी ब्लड. लिहाजा ये ब्लड के पानी में मोस्टली डिजॉल्व नहीं कर पाते. दे बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन. ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ सेल मेम्ब्रेन पर दी गई प्रोटीन के अंदर बाइंड करते हैं, जुड़ जाते हैं. एंड प्रेजेंट इन द ब्लड इन प्रोटीन बाउंड फॉर्म. और ब्लड में ये प्रोटीन में लिपटे हुए नज़र आते हैं. दे आर लिपिड सॉल्युबल. यूजुअली ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स इंक्लूड थायराइड हार्मोन. इसमें थायराइड हार्मोन है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन भी कहलाता है. स्टीराइड हार्मोन है जो सेक्स से रिलेटेड होती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. एंड देन विटामिन D3 हार्मोन. ये सारे के सारे लिपोफिलिक हैं, पुअरली वाटर सॉल्युबल हार्मोन है या या लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं. नो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दी गई है और इनके पार्टिकुलर एक्शंस भी दिए गए हैं. अबाउट फर्स्ट वन हाइड्रोफिलिक. इसमें प्रोटीन्स, पेप्टाइड हार्मोन और कैटकोलामाइंस शामिल हैं. दे प्राइमरली एक्ट थ्रू सेकंड मैसेंजर सिस्टम. ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, यानी फिक्स्ड मेम्ब्रेन मैकेनिज्म इनके अंदर पाया जाता है जो कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे. द सर्कुलेट मैनी डिजॉल्व इन द प्लाज्मा. ये प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर सर्कुलेट करते रहते हैं. जबकि लिपोफिलिक में शामिल हैं स्टीराइड और थायराइड हार्मोन्स. मोड ऑफ एक्शन के हवाले से एक्टिवेट जीन्स ऑन बाइंडिंग विद रिसेप्टर्स इन द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस में जाकर जीन्स के रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और जीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं. फंक्शन के लिहाज से लार्जली बाउंड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाउंड करते हैं. तो इसमें मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म लिपोफिलिक हार्मोन्स के लिए अडॉप्ट किया जाता है. इन्हें भी आगे डिटेल में देखते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन वाया सेकंड मैसेंजर पाथवे. सिंपल एम्पलीफिकेशन क्या होती है? इनिशियल सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन. बुनियादी किसी भी फंक्शन के काम के लिए बुनियादी काम या इशारा ये एक हार्मोन करता है विच एक्ट्स एज लेजेंड
वूज कंसंट्रेशन इज जस्ट 1 पर रिसेप्टर। तो किसी भी काम में एंट्री मारने वाला हार्मोन लेजेंड के तौर पे काम करेगा और इस लेजेंड हार्मोन की कंसंट्रेशन पर रिसेप्टर के हिसाब से 1 नहीं होगी। द हार्मोनल रिसेप्टर हैज़ गॉट मल्टीपल स्टेप्स। हार्मोनल रिस्पॉन्स में से बहुत सारे स्टेप में से गुजरना पड़ता है। ईच स्टेप मल्टीप्लाइज द सिग्नल दैट फाइनली लीडिंग टू मिलियन फोल्ड एम्प्लीफिकेशंस। इट्स ओके। हर स्टेप बहुत सारे सिग्नल में से गुजर कर आगे चलकर बहुत सारी फोल्ड एम्प्लीफिकेशन करता है, बहुत सारी एम्प्लीफिकेशंस कर देता है। अब आप ये देखिए, एम्प्लीफिकेशन मीन्स बढ़ाना। इशारा तो एक आया कि चीज़ को बढ़ा दें, ज़्यादा कर दें। पहले स्टेप पर 1 से 2 बनेंगी, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 32। तो आप देख रहे हैं हर स्टेप पर अमाउंट या कंसंट्रेशन डबल होती चली जा रही है। दिस इज fold amplification. One hormone molecule mediating its effect through million of molecules. तो एक हार्मोन कई मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल के जरिए अपने इफेक्ट को शो कर सकता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज सिग्नल एम्प्लीफिकेशन। इसे हम सिग्नल एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। Mode of hormone action. Generally, hormones work in 2 ways. First is synthesis of new protein molecules and second is changing cell permeability. तो हार्मोन 2 तरह से काम करते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल नए बना लिया जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को चेंज कर दें। दैट्स व्हाई 2 मैकेनिज्म अप्लाई हो रहे हैं। वन इज लिपिड सॉल्युबल हार्मोन दैट इन्वॉल्व्स इन मोबाइल रिसेप्टर हाइपोथेसिस। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन के लिए मोबाइल रिसेप्टर हाइपोथेसिस है, वेयर एज वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स इन्वॉल्व्स द सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म। वाटर सॉल्युबल के लिए सेकेंड मैसेंजर मैकेनिज्म है, जिसे हम फिक्स्ड रिसेप्टर मेम्ब्रेन मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब आप गौर करें ज़रा, यहाँ पर जो रिसेप्टर्स एक्शन ऑफ हार्मोन में यूटिलाइज होने हैं 2 तरह से होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी होते हैं। जो इंटरनल हैं ये ज़्यादातर मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म को अडॉप्ट करवाते हैं। और याद रखिए, ये साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियर होते हैं। सेल के साइटोसोल में एग्जिस्ट करते हैं इसके रिसेप्टर, इंटरनल रिसेप्टर, या फिर सेल के न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसीलिए 2 तरह से इनको मेंशन किया गया, न्यूक्लियर भी हो सकते हैं और साइटोप्लाज्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं। दूसरा रिसेप्टर एक्सटर्नल होता है। जो एक्सटर्नल है ये सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ये मैकेनिज्म फॉलो करता है फिक्स्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म को जी। तो आगे ज़रा देखते हैं अबाउट मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन आर इन द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। उनके टाइप्स आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर हो सकते हैं, या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर होते हैं। 3 तरह की टाइप्स मेंशन की गई हैं। खुद से दैट यहाँ पर एग्जांपल भी मेंशन्ड है, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, कैटकोलामीन्स। यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर को मेंशन किया गया है, जिन्हें हमने इंटरनल रिसेप्टर भी कहा है। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स यूजली साइटोप्लाज्म में होते हैं, लाइक स्टीरॉयड हार्मोन। तो जितने भी सेक्स हार्मोन या स्टीरॉयड हार्मोन से रिलेटेड है वो साइटोप्लाज्मिक होते हैं। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस में होते हैं, एंड देयर इज डायरेक्ट एसोसिएशन विद 1 और मोर क्रोमोसोम। और न्यूक्लियर रिसेप्टर का एक क्रोमोसोम या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होता है। कॉमन एग्जाम्पल में थायराइड हार्मोन्स, रेटिनाइड हार्मोन्स एंड विटामिन डी, ये न्यूक्लियर रिसेप्टर यानी इंटरनल रिसेप्टर की कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। हाउ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स वर्क, यानी कि मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म्स। अबाउट फर्स्ट वन, बाइंडिंग टू स्पेसिफिक सेल रिसेप्टर इन द सेल मेम्ब्रेन। हार्मोन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के सेल रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं एंड फॉर्म हार्मोन सेल रिसेप्टर कम्प्लेक्स। तो हार्मोन सेल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है विच डिफ्यूजेस टू न्यूक्लियस, तो सीधा न्यूक्लियस में चला आता है। द रिसेप्टर इज इवेंचुअली released for reuse।
ये रिसेप्टर रीयूज के लिए बाद में आज़ाद भी कर दिया जाता है। स्टेरॉइड एक्टिवेट्स अ स्पेसिफिक जीन, स्टेरॉइड खास किस्म के जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। क्यों? टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए, ताकि मैसेंजर आरएनए बन सके। मैसेंजर आरएनए पास आउट इनटू साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आता है, इनिशिएट प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। Why do they penetrate in cell? कि सेल में क्यों एंटर हुए थे, इसकी वजह क्या है? The whole process is called mobile receptor hypothesis, in which a steroid hormone is not attached to the plasma membrane। वजह ये है कि इस मैकेनिज्म को हम मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होता, बट सीम टू मूव फ्रीली इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन वो हार्मोन हमें न्यूक्लियोप्लाज्म में आज़ादाना घूमता नजर आता है। हाउ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स वर्क, किस तरह काम करते हैं, ये 7 स्टेप मेंशन किए गए हैं। पहला स्टेप, फ्री लिपोफिलिक हार्मोन डिफ्यूजेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। जो फ्री लिपोफिलिक हार्मोन होता है, अब लिपोफिलिक हार्मोन से क्या मतलब है? हार्मोन नॉट बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन कैरियर। तो जो लिपिड्स पर मुश्तमिल स्टेरॉइड हार्मोन है, ये अमूमन प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन कैरियर के साथ अटैच नहीं होता, बल्कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरियर टारगेट सेल में से डिफ्यूज कर जाता है एंड बाइंड्स विद द रिसेप्टर विच इज इंट्रासेलुलरली। और जो साइट, चूंकि ये सेल मेम्ब्रेन में से सीधा डिफ्यूज करके अंदर आ रहा है, तो सेल के साइटोसोल के अंदर इंट्रासेलुलर या इंटरनल रिसेप्टर्स पड़े होते हैं, उनके साथ अटैच हो जाता है। यही बात मेंशन की गई है, विद द रिसेप्टर विच इज इंट्रासेलुलरली लोकेटेड इनसाइड द साइटोसोल। तो ये सीधी बात है, साइटोसोल या न्यूक्लियस में पाए जाने वाले रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है। ईच रिसेप्टर हैज स्पेसिफिक बाइंडिंग रीजन विद हार्मोन, हर रिसेप्टर की हार्मोन के साथ बाइंडिंग साइट होती है। अनदर रीजन विद बाइंडिंग विद डीएनए, तो हर रिसेप्टर की दूसरी बाइंडिंग साइट डीएनए के साथ अटैच होने के लिए होती है। यानी रिसेप्टर की 2 साइट होती है, एक साइड पर डीएनए बाइंड करना होता है और दूसरी साइड पर हार्मोन ने अटैच करना होता है। रिसेप्टर अलोन कांट बाइंड टू डीएनए, रिसेप्टर अकेला डीएनए के साथ जुड़ता ही नहीं, अनलेस इट बाइंड्स टू हार्मोन, जब तक हार्मोन ना जुड़े। ये शर्त है जी, जब तक हार्मोन रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ता, रिसेप्टर कभी भी डीएनए के साथ नहीं जुड़ पाता जी। वंस द हार्मोन इज बाउंड टू रिसेप्टर, the hormone receptor complex bind to specific region of DNA known as hormone response receptor। तो बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर मेंशन की गई है, अगर एक दफ़ा हार्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है तो रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बनता है, और यही रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स DNA की बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाता है, जिस इफेक्ट को हम हार्मोन रेस्पॉन्स एलिमेंट H और E भी कहते हैं। सो स्टेप 3 इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जीन, जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी, क्योंकि अब इसने टारगेटेड डीएनए को अपने साथ जोड़ लिया है, क्रोमोसोम के अंदर घुसड़ गया है और जुड़ चुका है, लिहाजा जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी। मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म, ट्रांसक्रिप्शन के नतीजा के तौर पे मैसेंजर आरएनए बनता है। वही मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर निकलकर सेल साइटोप्लाज्म में आता है। ट्रांसलेशन एट राइबोसोम, स्टेप 5 पर वही मैसेंजर आरएनए सेल साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के ऊपर आकर ट्रांसलेशन करता है। नंबर 6, प्रोटीन एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम राइबोसोम, तो ट्रांसलेशन के नतीजा के तौर पर सेल के राइबोसोम से एंजाइम या प्रोटीन बनती है। नंबर 7, प्रोटीन और एंजाइम मेडिएट अल्टीमेट रेस्पॉन्स, जो नई प्रोटीन राइबोसोम से रिलीज हुई है या जो एंजाइम रिलीज हुआ है वो अपना फंक्शन या रेस्पॉन्स दे देता है। अब इस स्केच में भी वही बात मेंशन की गई है। अगर हम नोट करें कि ये स्टेरॉइड हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से डिफ्यूज़ करके अंदर आ रहे हैं, सब फर्स्ट स्टेप, और सामने स्टेरॉइड रिसेप्टर लिखा हुआ है, स्टेरॉइड रिसेप्टर के ऊपर ये हार्मोन्स अटैच हो जाते हैं और यही स्टेरॉइड रिसेप्टर इन्हें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रॉस करवा के सेल के अंदर ले आता है। अंदर ये डीएनए का ख़ास
पोर्शन है जिसके ऊपर इसने अटैच होना होता है। अब ज़रा रुक जाएं, हमने बात की थी रिसेप्टर के दो पोर्शंस होते हैं, एक है जी डीएनए के साथ बाइंडिंग साइट और दूसरी होती है हार्मोन बाइंडिंग साइट। सेल के साइटोप्लाज्म में इस रिसेप्टर के साथ हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो चुका है, लेकिन जब न्यूक्लियस के अंदर आया और क्रोमोसोम के अंदर आपको 3 फिग पर डायग्राम नज़र आ रही है, तो अब रिसेप्टर की डीएनए बाइंडिंग साइट के ऊपर क्रोमोसोम या जीन के अंदर यह रिसेप्टर घुस गया है, एंटर हो गया है। जब एंटर हुआ ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी तो आपको रेड कलर में न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर मैसेंजर आरएनए का थ्रेड नज़र आ रहा है। यह न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है, सेल साइटोप्लाज्म में आता है और सेल साइटोप्लाज्म में आकर यह ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन बनती है। यही प्रोटीन आगे अल्टीमेट अपना रेस्पॉन्स देती है, चाहे स्ट्रक्चरल दे चाहे ये एंजाइम के तौर पे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का दे। सो दिस इज मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म। ये एक और तरह से भी मोबाइल रिसेप्टर लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए मैकेनिज्म मेंशन किया गया है। वही तरीकाकार है कि अगर आप देखें ब्लड कैपिलरी के अंदर हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन ब्लड कैपिलरी में से सेल को टारगेट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डिफ्यूजेस इनटू द सेल, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नीचे आता है। आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा और जो रिसेप्टर हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए हैं। ये हार्मोन न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियर रिसेप्टर के ऊपर अटैच होकर डीएनए के अंदर घुस जाएगा। वही पुरानी बातें कि दो साइट्स हैं, एक रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है और दूसरी रिसेप्टर की डीएनए बाइंडिंग साइट है। अब ये रिसेप्टर जिसके ऊपर हार्मोन अटैच है, यानी हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स डीएनए के बाइंडिंग साइट के साथ क्रोमोसोम में घुसेगा और क्रोमोसोम में एंट्री लेता है, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन होती है, मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में से बाहर आएगा और बाहर आकर न्यू प्रोटीन सिंथेसिस करता है और अदर फंक्शन कंटिन्यू रहते हैं। सो दिस इज, अब आप गौर करें हम इसे मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म क्यों कह रहे हैं इसमें, इसलिए कि इसके रिसेप्टर मूवेबल है, इसलिए ये मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म कहलाता है। नो हाउ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स वर्क, यानी फिक्स्ड रिसेप्टर मेम्ब्रेन मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है, इसके भी स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप, वाटर सॉल्युबल हार्मोन द फर्स्ट मैसेंजर डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वाटर सॉल्युबल हार्मोन ब्लड से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डिफ्यूज करता है एंड देन बाइंड्स टू इट्स रिसेप्टर एट द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द टारगेट सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टारगेट सेल की ब्रूनी सतह के ऊपर ये हार्मोन रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है। दिस रिसेप्टर कम्प्लेक्स एक्टिवेट्स अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर प्रोटीन खास किस्म की पड़ी होती है जिसे हम जी प्रोटीन कहते हैं। ये जो रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स बना है ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। दिस एक्टिवेटेड जी प्रोटीन इन टर्न एक्टिवेट्स एडिनिलेट साइक्लेस। ये जी प्रोटीन दूसरी तरह के एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेस को एक्टिवेट कर देती है। सेकंड मेजर स्टेप, एडिनिलेट साइक्लेस कन्वर्ट्स एटीपी इनटू साइक्लिक एएमपी बिकॉज एंजाइम्स एक्टिव साइट इज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिए एडिनिलेट साइक्लेस की एक्टिव साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अंदर सेल साइटोसोल में होती है। तो जब ये एक्टिव होगा और अपना काम करता है तो एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। द थर्ड स्टेप इज साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट्स वन और मोर अदर प्रोटीन्स। तो साइक्लिक एएमपी बाकी एक या एक से ज़्यादा काइनेस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगी और साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करती है व्हिच मे बी फ्री इन द साइटोसोल आर बाउंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये साइक्लिक एएमपी की एक्टिवेशन से प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो रहा है, या तो साइटोसोल में फ्री होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा होता है। प्रोटीन काइनेस इज एन एंजाइम। काइनेस प्रोटीन एक ऐसा एंजाइम है दैट फॉस्फोरिलेट्स अदर सेलुलर प्रोटीन्स। ये दूसरी सेल के प्रोटीन को फॉस्फोरिलेट करता है, यानी दूसरी सेल के प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन।
तो ये दूसरे एंजाइम के ऊपर एटीपी ऐड करता है, इसलिए इसे प्रोटीन काइनेज कहा जाता है। द डोनर ऑफ दिस फास्फेट ग्रुप इज एटीपी। इसमें एटीपी डोनर होता है क्योंकि ये फास्फेट देता है और दूसरी प्रोटीन्स इसमें एडीपी में कन्वर्ट हो जाती हैं। Fourth step is activated protein kinase phosphorylate one or more cellular proteins. Activated protein kinase एक या से ज़्यादा सेलुलर प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है, यानी मज़ीद फास्फोरिलेशन को कंटिन्यू रखता है जब तक बॉडी की ज़रूरत होती है। फास्फोरिलेशन एक्टिवेट सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड इनएक्टिवेट्स अदर्स। चांद एक को एक्टिवेट करता है और चांद एक को ये रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्विच को ऑन ऑफ करना होता है। फास्फोरिलेटेड प्रोटीन्स in turn cause reactions that produce physiological responses। जिन प्रोटीन्स को काइनेसिस ने एक्टिवेट किया है वो फास्फोरिलेटेड प्रोटीन्स बॉडी के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस देती हैं। डिफरेंट प्रोटीन काइनेसेस एग्जिस्ट विद इन डिफरेंट टारगेट सेल्स। मुख्तलिफ प्रोटीन काइनेसेस मुख्तलिफ टारगेट सेलों में होती हैं एंड विद इन डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेम टारगेट सेल। एक ही टारगेट सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेलिज में, यानी कि डिफरेंट सेलों में डिफरेंट टारगेट सेल हो सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के अंदर डिफरेंट टारगेट सेल्स हो सकते हैं जहाँ पर इन्होंने मुख्तलिफ तरह से काम करना होता है। दस वन प्रोटीन काइनेस में ट्रिगर ग्लाइकोजन सिंथेसिस। एक प्रोटीन काइनेस ग्लाइकोजन सिंथेसिस करवाता है एंड सेकंड माइट काज अ ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। जो दूसरा प्रोटीन काइनेज हो सकता है वो ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन करवा रहा हो। एंड थर्ड में प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी तो हो सकता है तीसरा प्रोटीन काइनेस नई प्रोटीन बनवा रहा हो। एंड सो इसी तरह ये काम जारी और सारी रहता है। एज नोटेड इन स्टेप 4, फास्फोरिलेशन बाय अ प्रोटीन काइनेस कैन आल्सो इनहिबिट सर्टेन प्रोटीन। स्टेप 4 में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर फास्फोरिलेशन एक प्रोटीन काइनेस से हो रही है तो दूसरी प्रोटीन को ये इनहिबिट या इनएक्टिवेट भी कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, सन ऑफ द काइनेस इज अनलेश्ड when epinephrine binds to liver cells। जब काइनेस लिवर सेलों के साथ एपिनेफ्रिन को बाइंड करता है एन एंजाइम नीडेड फॉर ग्लाइकोजन सिंथेसिस, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी एंजाइम को ये इनएक्टिव कर देता है, एक्टिवेट नहीं कर पाता। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड एन एंजाइम कॉल्ड फास्फोडाइएस्टरेज इनएक्टिवेट साइक्लिक AMP। तो मुख्तसर से पीरियड के बाद एक दूसरा एंजाइम जिसे फास्फोडाइएस्टरेज कहा जाता है, यह साइक्लिक AMP को भी इनएक्टिवेट कर देता है। Thus the cell's response is turned off unless new hormone molecules continue to bind to other receptors in the plasma membrane। इसी तरह से सेल का रेस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है जब तक कि नया हार्मोन प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच नहीं होता और नया फंक्शन स्टार्ट नहीं हो पाता। यहाँ पर वही बात फिर से मेंशन की गई है, हाउ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स वर्क। द होल प्रोसेस अबव इज कॉल्ड सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म एंड आल्सो कॉल्ड फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर हाइपोथेसिस। इन दिस इंस्टेंस द फर्स्ट मैसेंजर डिलीवर्स मैसेज टू फिक्स्ड रिसेप्टर्स इन द टारगेट सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें पहला मैसेंजर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए टारगेट सेलों के फिक्स्ड रिसेप्टर को मैसेज देता है। द मैसेज देन इज पास टू द सेल, फिर मैसेज सेल तक जाता है। वेयर सेकंड मैसेंजर ट्रिगर्स अप्रोप्रिएट सेलुलर चेंजेस, जहाँ पर दूसरा मैसेंजर बाकायदा सेल की मुनासिब तब्दीलियों को लाता है। अब वही बात यहाँ पर भी मेंशन की गई है। अगर आप ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेंशन की गई है और उसमें रिसेप्टर दिखलाया गया है। अगर रिसेप्टर की शेप आप गौर करेंगे, रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिक्स्ड है, ऊपर ग्रीन कलर में हार्मोन है, ये इसके साथ अटैच होगा
और अगर आप फिर देखें रिसेप्टर के निचले पोर्शंस पर ये येलो सर्कल है, दैट इज जी प्रोटीन। तो साइटोप्लाज्म के अंदर मगर रिसेप्टर के साथ बाइंडेड फॉर्म में जी प्रोटीन दी गई है। इसी जी प्रोटीन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पड़े हुए एडेनिलीन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करना है। जो ही एडेनिलीन साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होगा, एटीपी की ब्रेकडाउन होगी और फास्फेट ग्रुप अदर प्रोटीन्स पर ट्रांसफर किए जाएंगे, यानी फास्फोरिलेशन होगी और साइक्लिक एएमपी बनेगी। यही साइक्लिक एएमपी न्यूक्लियस में तशरीफ लाती है और डीएनए के अंदर जाकर अपने मैसेजेस देती है। तो साइक्लिक एएमपी यहाँ पर सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करती है। डीएनए से फिर प्रोटीन्स या काम्स अपनी मर्जी के रिक्वायरमेंट के करवाए जाते हैं। यहाँ पर सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म या फिक्स्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर मैकेनिज्म के लिए मेंशन किया गया है। दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हार्मोन इज सीन इन प्रोटीन हार्मोन्स, ओनली ये प्रोटीन हार्मोन में देखा गया है जी, लाइक एड्रेनालिन, इंसुलिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। एज मेंशन अर्लियर, सिंस दे आर वाटर soluble, चूंकि ये एंजाइम वाटर soluble हैं, they can't pass through the cell membrane as it is made up of lipid layer। चूंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड लेयर की बनी होती है तो वाटर मॉलिक्यूल उसमें से यानी वाटर सॉल्युबल हार्मोन नहीं गुजर सकते। क्यों नहीं गुजर सकते? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई नहीं गुजर सकते। सो दे बाइंड टू देयर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दी मेम्ब्रेन। लिहाजा इन्हें सेल मेम्ब्रेन के टारगेट सेलों पर पाए जाने वाले फिक्स्ड रिसेप्टर पर अटैच होना पड़ता है और फिक्स्ड रिसेप्टर ही इन्हें बाहर से अंदर लाती हैं, तब चेंजेस हमारे से वजूद में आती हैं। नो अबाउट मोबाइल रिसेप्टर मैकेनिज्म, दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज सीन इन दी स्टीरॉयड हार्मोन। ये स्टीरॉयड हार्मोन में है, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हलशुदा नहीं होते। दे आर मेड अप ऑफ फैट्स एंड देयरफॉर कैन फ्रीली कास्ट द लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो यही वजह है कि ये सेल मेम्ब्रेन की भी लिपिड लेयर में से फ्रीली पास थ्रू कर जाते हैं। दे रिसेप्टर्स और इंट्रा सेलुलर, इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं, नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर नहीं रखता लाइक दोज फॉर द प्रोटीन वंस। and the intracellular receptors can be floating in the cytoplasm। जो intracellular receptor होते हैं ये सेल साइटोप्लाज्म में तैरते हैं ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर सेल साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं, आर इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। फॉर दिस रीजन देयर रिसेप्टर्स आर नोन एज मोबाइल रिसेप्टर। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करती हैं या न्यूक्लियस के अंदर फ्लोट करते हैं, इसलिए इन्हें मोबाइल रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग हुसैन लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।